हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7। ठीक है, ये हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग टेस्ट नंबर 5 और 6 देख चुके हैं। और आप लोगों को क्या करूँगा, मैं 1 2 3 4 ये सब मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा और हो सके तो उसका भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और ये तो चल रहा है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। और साथ में क्या है, आप लोग विजन आईएएस के भी टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा। वहाँ पे पहले क्या है, वीडियो का लिंक रहेगा 3-4 वीडियो का, उसके बाद आपको मिलेगा। या फिर नहीं मिलेगा तो मोर में जाइएगा, फिर नीचे मिल जाएगा। और जिसको क्या होता है, किसी किसी भाई को क्या होता है या दोस्तों को क्या होता है, लिंक ओपन नहीं होता है बोलते, तो वो क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर आपका जो कमेंट कीजिएगा वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, किसी किसी को परेशानी होता है, मतलब नहीं मिलता है बोल के कमेंट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, कमेंट सेक्शन में भी उसकी लिंक दे दूँगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जिसको नहीं मिलेगा कमेंट सेक्शन में मैं तुरंत नहीं तो 2-3 घंटा बाद या फिर इसी प्रकार शाम में जो वीडियो अपलोड करता हूँ उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम की लिंक कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हम लोग 44। इससे पहले हम 43 तक देख चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग का 44 नंबर से स्टार्ट है आज का। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई से रिलेटेड है। ठीक है, सीबीआई के संदर्भ में, सीबीआई एक वैधानिक, ठीक है, वैधानिक निकाय है। सीबीआई क्या है, एक वैधानिक यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसको क्या है, 1963 में एक संथानम समिति के द्वारा ये किया गया था, सिफारिश पर ये गठन किया जाता है। इस प्रकार ये क्या है, हम लोग का संवैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई के गठन की सिफारिश संथानम समिति द्वारा की गई। और इस समिति का जो गठन हुआ था, क्या हुआ था, 1962-64 तक में इस समिति था। तो सीबीआई का गठन की सिफारिश संथानम समिति किया था। तो इस प्रकार ये 2 नंबर क्या हो रहा है, कथन 2 सही हो रहा है। कथन 3 क्या है, इससे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1966 से शक्तियाँ प्राप्त है। ये भी सही है। इसे जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1966 से शक्तियाँ प्राप्त है। कथन नंबर 4 क्या है हम लोग का, सीबीआई भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। ये भी सही है। सीबीआई जो है भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार क्या है, ये भी हम लोग का सही है। तो 2 3 4 क्या है, सही है। कथन 2 3 4 सही है। इस प्रकार ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। कितना नंबर था ये, 44। ठीक है, ये रहा 44। तो स्पीड से देखेंगे हम लोग। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। किसमें, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1963 में किया गया था। इसलिए क्या है, वैधानिक निकाय नहीं है। इसलिए कथन 1 क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। और सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम पर संथानम समिति द्वारा किया गया था। और ये समिति कब तक था, 1962 से 1964। तो ये कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1966 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए कथन 3 भी सही हो गया। कथन 4 की बात करें तो सीबीआई भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। इसलिए कथन 4 भी हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट हम देखें 45 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओडिशा में मयूरभंज में एक व्यंजन काई चटनी एक प्रकार की चींटियों से तैयार की जाती है, जिन्हें कायस के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, मयूरभंज जो राष्ट्रपति बनी अभी हम लोग का, जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, क्या है, मयूरभंज से है। तो वहाँ से मयूरभंज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो काई चटनी जो क्या होता है, जो चिट्टी होते हैं, वाइट चिट्टी होते हैं, उससे बनाया जाता है काई चटनी। तो ये क्या है, उड़ीसा की मयूरभंज में एक व्यंजन है काई चटनी। ये किससे बनाया जाता है, चिंटियों से, जो लाल चिट्टी होते हैं। ठीक है, उस जिन्हें कायस के नाम से जाना जाता है। तो एकदम सही है ये। ठीक है, मयूरभंज में पाया जाता है। इनकी शिकारी आदत के कारण कैस को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में पहचाना जाता है। तो ये भी सही है। ये क्या होता है, शिकारी, मतलब शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं ये चींटी, इसलिए इसको क्या है, कैस को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में पहचाना जाता है, तो ये भी सही है। काई चटनी का उपयोग गठिया, दाद व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, तीनों सही है। क्या है हम लोग का, तीनों सही, यानी कि 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही है। व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम लोग, ये रहा काई चटनी, ठीक है। काई चटनी या वीवर चिंटियों से तैयार की जाती है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ज़्यादातर आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है, अतः कथन 1 सही है। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखें तो देख सकते हैं ये सब क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका महत्व क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वही केवल मैं बता रहा हूँ। बाहरी रूप से गठिया, दाद व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो रहा है, जनजातीय के लोगों में एकमात्र रामबाण है, अतः कथन 3 क्या हो गया हम लोग का, सही हो गया। नेक्स्ट हम देखें तो ये देख सकते हैं, कैश एक बायो कंट्रोल एजेंट है। कैश क्या है, एक बायो कंट्रोल एजेंट है। वे आक्रामक होते हैं और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश आर्थ्रोपोड्स का शिकार करते हैं। उनकी शिकारी आदत के कारण कैश को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि वे कई अलग अलग कीटों के खिलाफ विभिन्न फसलों की रक्षा करने में सक्षम है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये कथन 2 सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम 46। अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हरिकेन, ठीक है, पश्चिमी प्रशांत, यहाँ देख लीजिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इधर घटना। हरिकेन क्या है, पश्चिमी प्रशांत नहीं, ये कहाँ पे होता है, हरिकेन अटलांटिक महासागर में होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। विली, ठीक है, विली ये क्या होता है हम लोग का, विली क्या कहाँ पे होता है, पश्चिम प्रशांत, तो ये भी गलत हो गया। टोरंटो जो होता है हम लोग का, टोरंटो अटलांटिक महासागर नहीं, टोरंटो क्या होता है, अटलांटिक महासागर में नहीं होता है, अर्जेंटीना, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। टाइफून दक्षिण चीन सागर, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में ये होता है, इसलिए ये सही है। तो इसमें से जो पूछा गया था उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित है, तो केवल एक ही सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसकी अगर हम व्याख्या देखना चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 46 का ये देख सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप लोग, हिंद महासागर में ये चक्रवात उत्तरी अमेरिका में टोरंटो, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में टोरंटो नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन नाम से जाना जाता है। और पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, इसलिए क्या हो गया सही, क्योंकि हम लोग का ऑप्शन दक्षिण चीन में टाइफून कहाँ, दक्षिण चीन दिया हुआ है, इसलिए ये सही हो गया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली, इसलिए जो है केवल क्या हो गया, एक युग्म सही है। और कौन सा हम लोग का जो है, दक्षिण चीन, ठीक है, टाइफून दक्षिण चीन में माना जाता है। टाइफून यहाँ पे देख सकते हैं, टाइफून दक्षिण चीन में है, इसलिए सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम, ये कितना 46 ना, 47 नंबर हम देखते हैं, ये रहा 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चाय की खेती 1840 के दशक में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की, एकदम सही है। भारत में जो है चाय की खेती 1840 के दशक में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है, असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है वहाँ पे प्रारंभ की गई थी। चाय के कुल शस्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 53.2% है। नहीं, चाय की जो हिस्सा है वो कहाँ पे है, असम का, पश्चिम बंगाल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, असम का जो है 53.2% हिस्सा है, इसलिए गलत हो गया। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता था, ये भी सही है, ठीक है। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी और जिसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, कोलकाता में था। तो इस प्रकार इसमें कथन 2 गलत हो गया, 1 और 3 सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा या से सही है, तो केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत हो गया, क्योंकि अगर वहाँ पे असम रहता तो 2 भी सही हो जाता। आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है, व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी समिति के संदर्भ में विचार करना है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई, क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, सहकारी समिति 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, नहीं, यहाँ पे 99वां नहीं होना चाहिए, कितना 97, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011
द्वारा क्या किया गया, इसको सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए कथन एक क्या हो गया हम लोग का गलत हो गया। आगे देखें, इस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9B को शामिल किया गया, 9B को शामिल किया गया, तो ये सही है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको 9B को शामिल किया गया, तो ये हम लोग का क्या है, सही है। भाग 9B अनुच्छेद 42 में बी, ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का सही है। संसद सहकारी समितियों के निगम विनियमन और समापन के लिए प्रावधान करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो संसद है वो क्या है, सहकारी समितियों के निगमन विनिमय और समापन के लिए प्रावधान करता है, नहीं संसद नहीं करता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक उसकी अधिकारी होता है वो करता है, तो ये क्या हो गया हम लोग का गलत है, संसद नहीं करता है। एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होता, 20 यहाँ पे अधिकतम संख्या 21 होता है, 21 से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल इसमें जो है कथन 2 सही है, इसलिए उसकी सही आंसर हो जाएगा 2। 48 की हम लोग व्याख्या देख सकते हैं, ये रहा 48। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2011 के जो 97वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिनियम को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था, इसलिए कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। कथन 2 देख सकते हैं हम लोग, अनुच्छेद 42, ठीक है, निदेशक सिद्धांत में शामिल किया गया था, जो भाग 9B को जोड़ा गया, इसलिए कथन 2 हम लोग का सही हो गया। कथन 3 की बात करें, संवैधानिक प्रावधान, राज्य विधायिका स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कामकाज के सिद्धांत के आधार पर सहकारी समिति के निगमन विनियमन और समापन का प्रावधान कर सकती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। कथन 3 संसद बोला गया है, संसद के द्वारा, तो संसद नहीं करता है। यहाँ देख सकते हैं, राज्य विधायिका स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कामकाज के सिद्धांत के आधार पर सहकारी समिति के निगमन विनियमन और समापन का प्रावधान कर सकती है, इसलिए क्या हो गया, गलत है, ये क्या है, संसद नहीं कर सकता है। कथन 4 की बात करें तो हम देख सकते हैं, बोर्ड में उतने ही निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, तो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यह सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य जितना बोलेगा उतना होना चाहिए, जितना प्रदान करेगा, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से कम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार कथन 4 भी गलत हो गया। आगे हम देखते हैं 49। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तरंगे तरंगों की दिशा के समांतर कंपन करती है, एस तरंगे नहीं, पी तरंगे। ठीक है, पी तरंगे जो है तरंगों की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। देख लीजिए, एस तरंग क्या होता है, द्वितीयक तरंग होता है। ठीक है, द्वितीयक, और पी तरंग को हम लोग प्राथमिक, ठीक है, प्रथम तरंग बोलते हैं। और पी तरंग जो होता है तीव्रता से क्या होता है, पृथ्वी की धरातल तक पहुंचता है, और ये क्या होता है, धीरे धीरे पहुंचता है, पी तरंग उतना नहीं पहुंचता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर पी तरंग रहता तो पी तरंग जो होता है तरंगों की दिशा के समांतर कंपन करती, यहाँ पे एस दिया है, इसलिए कथन एक गलत हो गया। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, ये सही है। एस तरंग का जो छाया क्षेत्र होता है वो पी तरंग के क्षेत्र से अधिक होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी। ठीक है, केवल बी। 49, इसकी हम लोग व्याख्या देख सकते हैं, ये रहा 49। देख लीजिए, भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार के होते हैं, पी तरंग, ठीक है, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग तीव्र गति से चालन वाली तरंग है, जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, सबसे पहले पहुंचती है। आगे हम लोग देख सकते हैं एस तरंग धरातल पर कुछ समय अंतराल पर पहुंचती है। भूकंपीय तरंगों का संचरण, पी तरंग से कंपन की दिशा, पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है, इसलिए कथन एक गलत है, क्योंकि कथन में एस तरंग दिया है। यहाँ पे हम अब देख सकते हैं, एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की तुलना में बहुत बड़ा है, अतः कथन 2 सही है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लिए गए ये सब। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं 49 देखें ना, अब क्या देखेंगे हम 50। हाल ही में चर्चा में रहा Y3023 दूनागिरी है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में जो रहा हुआ Y3023 दूनागिरी है, ये क्या है। ठीक है, एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट 17A
फ्रीगेट्स के तहत बनाया गया जहाज या स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू विमान या एक मानव रहित विमान। तो ये जो है Y3023, ठीक है, Y3023 ये क्या है, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, फ्रीगेट्स के तहत बनाया गया जहाज। ये क्या है, फोर्थ जहाज है, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया हुआ फोर्थ है, ठीक है, फ्रीगेट्स। तो इस प्रकार ये हो हम लोग का हो गया कितना, बी नंबर। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, देख लीजिए ये क्या है, Y3023 युद्धपोत दूनागिरी का उद्घाटन किया गया। Y3023 दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट्स का चौथा जहाज है। कितना का जहाज है, चौथा जहाज है, इसलिए विकल्प बी जो है सही हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम, अब हम देखते हैं 51 नंबर, कितना, 51 नंबर देखते हैं। और ये क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसके बारे में 1901 से 1921 की अवधि को जनसंख्या में घातीय वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। घातीय वृद्धि नहीं, यहाँ पे घातीय वृद्धि नहीं बोल सकते, यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि बहुत कम मात्रा में हुआ, नहीं के बराबर, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऋणात्मक वृद्धि बोल सकते हैं। 1921 से 1951 के दशकों के जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, सीमित मात्रा में 1921 से 1951 में क्या है, बहुत कम मात्रा में बढ़ा। आगे देखते हैं हम लोग, 1951 से 81 के बीच के दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोटों की अवधि कहा जाता है। इसमें क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, इसलिए इसको 1951 से 1981 के बीच के दशकों को क्या बोला जाता है, जनसंख्या विस्फोटों की अवधि कहा जाता है। और ये क्या हम लोग का सही है। आगे है, विश्व विकास रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1350 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये नहीं है 1350 नहीं, 135, ठीक है, 135। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो केवल हम लोग का क्या है, मतलब कथन सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। हम इसकी देख सकते हैं, ये रहा 51 की, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, 1951 से 81 के बीच के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटों की अवधि के रूप में जाना जाता है। और देख लीजिए 135 करोड़ का जो आंकड़ा स्पर्श करेगा, ठीक है, 2050 तक, क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार। तो वहाँ पे क्या है, 1350 है, इसलिए गलत हो गया कथन, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम, 52 नंबर, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग से रिलेटेड आया है, जो कि कब बना, 2015 में योजना आयोग के स्थान लिया ना। राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। कौन करते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये गलत हो गया, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, कौन, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केवल विधायिकायुक्त केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी राज्य के होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब का जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो होते हैं। और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे विधायिका नहीं होता है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल भी भाग लेते हैं, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट सचिव का दर्जा प्राप्त है। नहीं, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीनों का तीनों क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री होता तो ये सही हो जाता। और यहाँ पे क्या है, जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधायिका नहीं है, विधानमंडल नहीं है, वहाँ क्या है, मुख्यमंत्री नहीं रहता, तो वहाँ के राज्यपाल भी भाग ले सकता है। और 1 नंबर किस लिए गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए तीनों कथन इसका गलत हो गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। तो तीनों के तीनों सही नहीं है, इसलिए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनन प्रमुख खनिज, खनन प्रमुख खनिज, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बैला डीला, ठीक है, बैला डीला लौह अयस्क, बैला डीला लौह अयस्क। तो ये क्या है, सही है। ये कहाँ पे है, हम लोग का छत्तीसगढ़ में है, तो ये सही है। सिंगरेनी तांबा, नहीं, सिंगरेनी ये गलत है। सिंगरेनी क्या है, तांबा का नहीं है। रानीगंज कोयला ये सही है। रानीगंज जो है हम लोग का कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, सही है। कोरापुट मैग्नीज ओडिशा में है, तो ये भी सही है।
तो ये जो है 2 नंबर सही नहीं है। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित है, तो 2 को छोड़ दें तो तीनों सही है, इसलिए 3 युग्म क्या है सही है, केवल 3 युग्म, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम 53 की व्याख्या देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है बायलाडी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित लौह अयस्क है, इसलिए सही हो गया। फिर सिंगरेनी तेलंगाना में स्थित कोयला खदानें हैं। सिंगरेनी क्या है, कोयला का खदान है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे दिया क्या है, सिंगरेनी तांबा का दिया है, इसलिए गलत हो गया। तो सिंगरेनी कहाँ पे है, तेलंगाना में है, और ये किस चीज़ का खदान है, कोयला का खदान है। आगे बढ़े हम। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित कोयला खदान है, इसलिए सही हो गया। कोरापुट की बात करें तो कोरापुट उड़ीसा में है, और ये मैग्नीज के खदानें हैं, इसलिए 4 युग्म भी सही हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो है हम लोग का केवल 1 युग्म सही नहीं था, तो इसका सही आंसर हो गया 3 युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस तत्व का भार पृथ्वी की परपट्टी में सबसे कम प्रतिशत है, तो कौन से तत्व का जो है पृथ्वी की परपट्टी पर सबसे कम प्रतिशत है। ऑक्सीजन का 46 के लगभग है, सिलिकॉन का लगभग 27 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के लगभग 8 है, और ये लोहा का 5 है। कैल्शियम का लगभग 3 है, 3 पॉइंट समथिंग। तो इस प्रकार सबसे कम किसका है, कैल्शियम का है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे कम प्रतिशत है चारों में से, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रहा 54 का, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का 46.66, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा 5, कैल्शियम 3.63, ठीक है। तो कैल्शियम इसमें से सबसे मतलब कम था वो चारों में से, इसलिए कैल्शियम सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में था। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, ये रहा हम लोग का 55 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधायन शुल्ब सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा किए गए अग्नि अनुष्ठान से संबंधित ग्रंथ है, तो ये सही है, ठीक है। बोधायन शुल्ब सूत्र जो पाइथागोरस प्रमेय की इसको संज्ञा दिया जाता है, कहा जाता है, तो ये क्या है, सही है। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीनतम परिणाम वैदिक युग से आता है, जिसने इसे विकर्ण नियम के रूप में संदर्भित है। नहीं, ये वैदिक नियम से नहीं आता है, ईसा पूर्व से आता है, ठीक है। बेबीलोनियंस कुछ इस प्रकार ईसा पूर्व से आता है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। तो केवल एक सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल एक, ठीक है। ये कितना है हम लोग का 55, तो 55 यहाँ पे हम देख सकते हैं पाइथागोरस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस के संदर्भ में बताया गया है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा किए गए अग्नि अनुष्ठान से संबंधित ग्रंथ है। इनमें सबसे पुराने वैधान शुल्ब सूत्र है। आगे देखें हम। वैधान शुल्ब सूत्र में एक तथ्य है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इसे एक ज्यामितीय तथ्य के रूप में जाना जाता था। किसे ज्यामितीय तथ्य के रूप में जाना जाता था, ना कि प्रमेय के रूप में, अतः कथन एक सही है। आगे देखें हम। तो ये हम लोग का क्या है, प्राचीनतम प्रमाण पुरानी बेबीलोनियन सभ्यता, ठीक है। 1900 से 1600 ईसा पूर्व, 1900 से 1600 ईसा पूर्व में क्या है, बेबीलोनियन सभ्यता से है, इसलिए हम लोग का जो कथन 2 है वो क्या हो गया, गलत हो गया। आगे हम देखें 56, तो ये रहा हम लोग का 56 नंबर। राज्य में महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में विचार करना है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, तो राज्य की महाधिवक्ता ये नहीं है। अनुच्छेद 165 के तहत क्या है, राज्य में एक महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे इसका जो कार्यकाल वो है, कार्यकाल की संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। बस इसमें व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 165, ठीक है, आर्टिकल 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, लेकिन कार्यकाल की निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है हम लोग का, गलत हो जा रहा है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, एकदम सही है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और वो क्या होता है, राज्यपाल के परिषद पर्यंत क्या होता है, बने रहते हैं अपने पद पर। वह उन सभी विशेष अधिकारियों और उन्मुक्तों का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के लिए उपलब्ध है, तो ये भी सही है। जो महाधिवक्ता होता है वो क्या है, वो सभी विशेष अधिकारियों का उन्मुक्त लाभ लेता है, जो क्या होता है, राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के लिए है। तो इस प्रकार 2 और 3 क्या हो गया हम लोग का, सही है।
तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो इसमें क्या हो गया, 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत हो गया। 56 का अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा इसकी व्याख्या। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, अनुच्छेद 165 में इसकी व्यवस्था की गई है। ये देख सकते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए क्या हो रहा है हम लोग का सही हो रहा है। आगे बढ़े हम। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, ऐसा कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़े तो ये क्या क्या है देख सकते हैं, वह उन सभी विशेष अधिकारों और उन्मुक्त का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के लिए उपलब्ध है। ये थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी का लाभ ले सकता है, जो क्या होता है, एक विधानमंडल के एक सदस्य के लिए होता है। तो इस प्रकार इसमें 2 और 3 सही हो गया, कथन एक गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम। 57 किल स्विच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किल स्विच, ठीक है, किल स्विच के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। तो यह एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या अक्षम करने के लिए किया जाता है। तो किल स्विच क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा तंत्र है। किल स्विच क्या है, एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत क्या कर सकते हैं, हम किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं या अक्षम, यानी कि उसको अक्षम कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। तो ये सही है, ठीक है। वे ज़्यादातर हार्डवेयर आधारित होते हैं, नहीं, ज़्यादातर हार्डवेयर आधारित नहीं होते हैं, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं। इसलिए कथन 2 गलत हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं, हार्डवेयर आधारित नहीं। किल स्विच का उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा के चोरी को रोकना या किसी आपात स्थिति में मशीनरी बंद करना है। तो ये सही है। किल स्विच का उद्देश्य क्या है, आमतौर पर जो होता है किसी मशीन की डेटा की चोरी को रोकना या आपात की स्थिति में मशीन को बंद करना सा है। तो कथन 2 गलत हो गया, फिर 1 और 3 सही है। तो कौन से सही है यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है हम लोग का सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 58। अच्छा, इसकी व्याख्या देखना चाहें तो हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख सकते हैं। 58 यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या अक्षम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हार्डवेयर के बजाय अधिकांशतः सॉफ्टवेयर पर आधारित है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही नहीं है। कथन 2 क्या है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख सकते हैं हम लोग, किल स्विच का उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा के चोरी को रोकना या किसी आपातकालीन स्थिति को मशीनरी को बंद करने के लिए है। तो ये आप लोग बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। 58 हम देख सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का 58 नंबर। विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय का नहीं करता है, क्योंकि राज्य स्तर पर किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इसलिए गलत हो गया। और राज्य स्तर पर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इसलिए गलत हो गया। हम इसकी कथन 2 देखें। हिरासत में लिया गया व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र है। तो जिसको हिरासत में लिया जाता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र होते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब कथन 2 क्या है, सही है। तो केवल और केवल 2 होगा। इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें 58 का, तो ये रहा 58 का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALA से इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था, और ये क्या 1987 के अधिनियम के तहत हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होता है, था कथन 1 सही नहीं। राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। NALS के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने हेतु पात्र कौन कौन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, तो देख सकते हैं महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सतत औद्योगिकरण। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है हिरासत में लिया गया व्यक्ति भी, ठीक है, हिरासत में लिया गया व्यक्ति भी क्या है, निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के पात्र होता है, इसलिए यहाँ पे कथन 2 हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 59, ठीक है। 59 ये रहा।
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संबंध में, ठीक है, ताजिकिस्तान और तुर्की के पर्यवेक्षक देश नहीं है। INSTC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के पर्यवेक्षक देश नहीं है, तो ये गलत है। ताजिकिस्तान और तुर्की भी क्या है, इससे संबंधित देश है, इसलिए गलत हो गया। INST परियोजना पर मूल रूप से भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सहमति व्यक्त की गई थी। नहीं, तो मूल रूप से क्या है, भारत, ईरान और चीन के बीच में क्या किया गया था, सहमति व्यक्त किया गया था। और बाद में इसमें और 10 देश जुड़े, उसमें से क्या है, ताजिकिस्तान, तुर्की ये भी हैं, इसलिए दोनों कथन इसका गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, तुर्कमेनिस्तान की जगह रूस रहता तो सही हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। 59 की व्याख्या देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत, ईरान और रूस के बीच मूल रूप से सहमति हुई थी और बाद में क्या है 10 अन्य एशियाई देश, पश्चिम एशियाई देश शामिल हुए, इसलिए कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें हम, अजरबैजान, आर्मेनिया, काजिस्तान, किर्गिज, गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया पर्यवेक्षक देश हैं, इसलिए कथन 1 भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा देश है ये देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 60 नंबर, तो ये रहा हम लोग का 60 नंबर और इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध अभ्यास भागीदारी देश, युद्ध अभ्यास भागीदारी देश, तो यहाँ पे जायर अल बहर भारत और सऊदी अरब, तो जायर अल बहर जो है ये क्या हो रहा है, जायर अल बहर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत और कतर, ठीक है। जायर अल बहर जो है उसमें भारत और कतर भागीदार है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि भारत और सऊदी अरब नहीं होगा, यहाँ पे कतर रहता तो सही होता। अजय वरियर भारत और ब्रिटेन, ये सही है, भारत और ब्रिटेन यहाँ पे भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सही है। अल मोहम्मद अल हिंद, तो इसमें क्या है, अल मोहम्मद अल हिंद में क्या है, भारत और सऊदी अरब, यहाँ पे भारत और सऊदी अरब होता तो ये सही होता। तो 1 और 2 कथन क्या है, गलत है। उपयुक्त युग्म में से कितने सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो केवल और केवल 1, 2, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केवल 1 युग्म यानी कि बी नंबर। व्याख्या देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, कितना नंबर है हम लोग का, 60 ना, तो ये सब तो आप देख लीजिएगा जो हम लोग का है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ चल गया, 60, ये रहा 60 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जायर अल बहर, ठीक है, जायर अल बहर ये क्या है, भारत और कतर के बीच में हो रहा है, इसलिए कथन 1 सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अजय वरियर हम लोग का सही है। यूनाइटेड किंगडम और भारत यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम तो ब्रिटेन और भारत, तो ये हम लोग का सही हो गया। देखें नेक्स्ट, तो ये हम लोग का क्या है, अल मोहम्मद अल हिंद भारत और सऊदी अरब, इसलिए ये भी हम लोग का सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे हम 61, आज की लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस इमारत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जाता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सी इमारत पे, कौन से भवन पे किया जाता है उसके बारे में है। राज्य विधानसभा पर किया जाता है। विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर, विदेश में क्या है, भारत के राजनयिक मिशन के परिसर में भी किया जाता है। मिशनों के प्रमुखों का उनकी मान्यता के देशों में निवास, मिशनों के प्रमुखों का, जो मिशन में गए हुए हैं उसका जो प्रमुख होते हैं उनकी मान्यता के देशों में निवास, उस मान्यता वाले देश में जब निवास करते तो वहाँ पे भी, तो ये भी सही है। विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की इमारतों के प्रवेश द्वार पर, तो विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों, जो भारतीय वाणिज्य जो दूत रहेंगे उसकी इमारत पर भी, उसकी इमारत जो प्रवेश द्वार होगा वहाँ पे, विदेश में जो भारतीय वाणिज्यिक दूत रहेंगे उसकी जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर भी इसकी
क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो है चारों सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4, ठीक है, सभी के सभी। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, और ये रहा हम लोग का 61 का, ये देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीक क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, अपनाया गया प्रतीक, ठीक है, उपयोग, ये सब आप देख लें। इमरत पर देख लीजिए कौन कौन सा इमरत पर होता है। तो इमरत पर राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन, उच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवालय भवन। आगे देखें हम लोग तो देख सकते हैं राजभवन, राज निवास, राज्य विधानमंडल, विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर, उनकी मान्यता वाले देशों में मिशन प्रमुख का निवास, विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के भवन के प्रवेश द्वार पर। तो इस प्रकार डी सही हो गया, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिए। चलिए आज इसमें इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 62 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर यदि अच्छा लगता है वीडियो और इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर टॉपर्स कॉपीज और एनसीईआरटी की वीडियोज मिलेगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं जल्द क्या करूँगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि प्री से पहले क्या होगा, मतलब 1 महीना लगभग 20 दिन तक में वो क्या होगा, कंप्लीट करा दूंगा। अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा और देखना चाहिएगा तो ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।